किसानों के मसीहा रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी की स्मृति व्याख्यान समारोह में पधारे किसान कौम के दिग्गज किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशपाल मलिक जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आरक्षण संघर्ष समिति के हरियाणा के प्रभारी हमारे बड़े भाई अशोक बलहारा जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। स्मृति व्याख्यान समारोह में उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा की बुलंद आवाज़ किसान कौम के लिए काम करने वाले हमारे बड़े भाई अशोक बलहारा जी, आप आए और चौधरी साहब के जीवन संघर्ष को इस स्मृति व्याख्यान समारोह में आप उनके विचारों को बताएं। आदरणीय अशोक बलहारा जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग चौधरी छोटूराम जी के नाती पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान की बुलंद आवाज़ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय यशपाल मलिक जी, और आज इस चौधरी छोटूराम स्मृति व्याख्यान में हमारे दोनों भाई पलसानिया जी और कलसानिया जी और तमाम सभी बुद्धिजीवी और इस किसान कमेरे वर्ग के हितैषी, आप सबका मैं अभिनंदन। और आज स्मृति व्याख्यान के अंदर आपने हमारे को बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो व्याख्यान आप रहबर आज़म दीनबंधु सर छोटूराम के बारे में ये आपने गोष्ठी का आयोजन किया, इस प्रकार की ज़रूरत आज समाज को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रहबर आज़म दीनबंधु सर छोटूराम ने किसान, दलित, पिछड़े और कमेरे वर्ग के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, और इस तबके को, इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में अथक प्रयास किया। और आज आप लोगों के माध्यम से जो समाज के अंदर चेतना और जागरूकता फैलाने के लिए आपका मिशन ये काम कर रहा है, हम आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। रहबर आज़म दीनबंधु सर छोटूराम जी एक छोटे से किसान परिवार में 24 नवंबर 1881 को पैदा होकर के माता श्रिया देवी की कोख से चौधरी खुशीराम के घर एक बच्चे का आगाज़ हुआ। और उस टाइम जब इस दुबले कुचले समाज के अंदर पढ़ाई का कोई नाम तक लेवा नहीं था, चौधरी साहब ने सांपला के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के लिए रुख किया। तब उनके चाचा चौधरी राजेराम जी ने उनका नाम छोटू रख दिया। शुक्रगुजार है उस मास्टर जी का, मोहनलाल जी का, जिन्होंने परमात्मा ने ये बुद्धि दी थी कि ये बालक आगे चल कर के क्या होगा। उस मास्टर जी ने उनका नाम छोटू की जगह छोटू राम रख दिया। बाद में जो महान पुरुष रहबर आज़म दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम के नाम से विख्यात हो। अपनी छोटी सी उम्र में पढ़ाई पूरी करके वो मिडिल स्कूल की पढ़ाई के लिए झज्जर गए। अपने गांव से 12-14 मील की दूरी पैदल तय किया करते थे, और उस टाइम मिडिल की परीक्षा में यूनिवर्सिटी का, जो लाहौर की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड स्कूल था, द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसके बाद चौधरी साहब सीधे मिशनरी स्कूल दिल्ली में दाखिल हुई और अपने साथियों के साथ स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक बार का वाक़या ये भी आता है कि प्रिंसिपल ने जो भंगी था हॉस्टल का, उसको अपने पास रख लिया और हॉस्टल की सफाई बाधित हुई। तब चौधरी छोटूराम जी ने हड़ताल कर दी और उस हड़ताल का नेतृत्व एक सफल तरीके से किया। उसके बाद स्कूल में चौधरी छोटूराम जी को जनरल रॉबर्ट के नाम से सारे साथी पुकारने लगे। उसके बाद चौधरी साहब ने अपनी आगे की पढ़ाई अपनी प्रतिभा के दम पर सेंट स्टीफन स्कूल कॉलेज के अंदर दाखला लेकर के अपने प्रोफेसर, विशेषकर इंटरव्यू के माध्यम से, अपने प्रतिभा का मैगजीन के माध्यम से, अपने ऐसे प्रतियोगिता लिख करके अपना लोहा मनवाया
और 1905 में इस देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। चौधरी साहब आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर गए और लाहौर के एक रंग महल स्कूल के अंदर उन्होंने 50 रुपये प्रति माह के एक नौकरी स्कूल में की, क्योंकि वो LLB करना चाहते थे। और लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर सायकाल की LLB थी, 2 साल की LLB थी। उन्होंने दाखला लिया, परंतु दुर्भाग्य से पूरे इलाके में प्लेग फैल गया। वो वापस आए। उसके बाद चौधरी छोटूराम जी अपने हुनर के हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपना जीवन तलाश रहे थे। और इस तलाश और इस खोज के अंदर वो काला कंकर रियासत में गए। 1905 से लेकर के 1907 तक चौधरी छोटूराम जी कुंवर रामपाल रियासत काला कंकर के पास रह करके बिल्कुल एक घर जैसे वातावरण के अंदर उनके साथ रहे, रियासत का काम संभाला और साथ में हिंदुस्तान अखबार का अंग्रेजी और हिंदी में निर्वाह किया। उसके बाद चौधरी छोटूराम जी आगरा से LLB में दाखला लिया। 1908 में 11 में LLB की। वहाँ भी एक सेंट जॉन स्कूल में अध्यापक का कार्य किया और पहला देश का जाट बोर्डिंग जो हॉस्टल था उसमें सुपरवाइजर के तौर पर कार्य किया। उसके बाद 1 साल तक आगरा में वकालत करके वो रोहतक आए चौधरी लालचंद के साथ। अक्टूबर 1912 से आगे वकालत रोहतक के करी। और राजनीति चौधरी छोटूराम के विचार में जनसेवा का एक माध्यम थी। और उसी समय वो एक जाट गजट चलाते थे जिसमें जमींदार, बेचारा जमींदार, ठगी बाजार की शहर आदि लेख लिख करके इस किसान, भोले जमींदार को, किसान को और कमेरे वर्ग को जगाने का काम करते थे। उसी दौरान कांग्रेस के अंदर उनका रुख हुआ और 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जिला रोहतक में उनको लगाया गया। संयोग इस बात का देखिए, जब चौधरी छोटूराम जी रोहतक जिला कांग्रेस के मुखिया थे, उसी टाइम पंजाब के मुखिया सरदार मियां फजले हुसैन जी थे। और जब चौधरी छोटूराम जी ने देखा कि महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन के अंदर अपनी बात कह रहे हैं, तब जो बात उनके पीड़ा हुई कि जो टैक्स या लगान ना भरने की बात आई, तब चौधरी छोटूराम जी ने कांग्रेस से अलविदा कह दिया और अपनी राह अलग जुदा की। और संयोग से यही कार्य मियां फजले हुसैन ने भी किया। राजनीति के अंदर चौधरी छोटूराम जी 1920 से शुरुआत करके 1923 से यूनिस्ट पार्टी का गठन करके फजले हुसैन के साथ, क्योंकि चौधरी छोटूराम के अंदर एक पीड़ा थी, वो अपने दुबले कुचले कमेरे वर्ग को जो बहुत ज़्यादा शोषक वर्ग के द्वारा शोषित किया गया था उसको ऊपर उठाना चाहते थे, उसको जगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने केवल एक अपने दिमाग में एक मंत्र बना लिया कि मेरा जीवन केवल इस कमेरे वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए होगा। और उन्होंने इस निष्ठा के साथ काम किया और इस संकल्प के साथ काम किया कि कभी जिंदगी में चाहे कितनी मुसीबतें आई पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो 22 सितंबर 1924 को मंत्री के रूप में लाहौर में शपथ लेते हैं तो उन्होंने अनेकों काम मंत्री के तौर पर, चाहे वो हमारी मंडी विद्युत परियोजना हो जल की, और चाहे रजिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे दूसरे किसानों के संबंधित काम हो, एक एक करके किसान के हित के काम करते चले गई। परंतु जब दिसंबर 1926 में मंत्री पद छोड़ा और नए चुनाव हुए तो जिस प्रकार का अनुमान था कि वो सरकार में दोबारा मंत्री होंगे, परंतु आज दुर्भाग्य से मैं आपको सामने ये बात रखता हूँ कि चौधरी छोटूराम जी का उस टाइम के बहुत जो साहूकार लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, जो शहरी लोग थे, जो हिंदू संगठन का अपने आप को नाम लेते थे, उन लोगों ने एक होकर के सर गंगाराम जी जो शाही एग्रीकल्चर कमीशन के मेंबर थे वायसराय की कमेटी के अंदर, उन लोगों ने गवर्नर से चुपचाप मिलकर के रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम की जगह लाला मनोहर लाल को मंत्री नियुक्त करवाया। परंतु केवल एक मंत्री पद के वो मोहताज नहीं थे,
उन्होंने अपना बाकी समय, जब वो मंत्री नहीं थे, विधायक थे, जो समाज की इस पीड़ा को उठाने का काम उन्होंने ज़्यादा और तेज़ी से किया, क्योंकि अब वो सरकार में भी नहीं थे, और ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा करके इस कुचले और कमेरे वर्ग को उठाने का काम किया। लगातार 10 वर्ष तक ये काम किया। 1935 के जो सुधार आए, उसके बाद जो 1936 और 37 का चुनाव हुआ, उसके अंदर पूरे पंजाब के अंदर एक तूफानी दौरा करके, जबकि अपने साथी 1936 में मियाँ फजले हुसैन का इंतकाल हो गया, उसके बाद वो रुके नहीं, और 1936 का चुनाव पूरे इस भारतवर्ष ने देखा। हिंदुस्तान के अंदर केवल ऐसी 2 सरकार बनी थी। पंजाब के अंदर सिकंदर हयात के नेतृत्व में रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम की बदौलत यूनियनिस्ट पार्टी ने 175 में से 101 सीट जीत करके अपना परचम लहराया था। जिस मुस्लिम लीग का मोहम्मद अली जिन्ना डंका बजा रहे थे, केवल 2 सीटों पर उन्होंने शुकड़ना पड़ा था, और एक केवल बंगाल के अंदर जो प्रजाकर्षक मंडली के अध्यक्ष शेरे बंगाल के नाम से जो आलोक जी थे, वो सरकार बनी थी। बाकी सब कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब चौधरी साहब मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर बने, उसके बाद आज का जो किसान है, जो खुशहाल है, आज किसान के मुंह पर जो लाली दिखाई दे रही है, आज की विषम परिस्थितियों में हम आज अपने रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम जी को याद करते हैं, जिन्होंने उस टाइम 1936 से लेकर के अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस किसान और कमेरे वर्ग के उत्थान के लिए अनेकों कार्य करे। जब हम पंजाब की बात करते हैं, आज का जो पाकिस्तान का पंजाब हो, चाहे हिंदुस्तान का पंजाब हो, चाहे आज का हरियाणा हो, उस समय चौधरी साहब ने अनेकों कानून किसान के हक में बनवाए गए, जिनको पंजाब का स्वर्ण युग कहा जाता है। चाहे वो मंडी उत्पाद एक्ट था, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की वापसी का एक्ट था, चाहे अकाउंट्स का एक्ट था, चाहे वो कर्जा माफी का एक्ट था, चाहे वो साहूकारा पंजीकरण एक्ट था, चाहे वो संपत्ति का प्राधिकरण का एक्ट था। ये जिनको आज हम गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं, ये सब कानून चौधरी साहब ने अपनी कलम से पंजाब के अंदर बनवाए, और इस किसान और कमेरे वर्ग की हालत आज जो आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल, यदि मैं एक शब्द कहना चाहूँ कि आज किसान यदि जिंदा है, यदि किसान के मुंह के ऊपर लाली है, तो ये सिर्फ इसका एकमात्र कारण है रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम की मेहनत और उसका प्रयास और उनकी सोच। जिस प्रकार से ये नहीं, आज राजनीति बहुत दूषित वातावरण में चल रही है। आज लोग कोई जाति की बात करते हैं, कोई धर्म की बात करता है, परंतु चौधरी छोटूराम ने केवल एक वर्ग की बात की थी कि वर्ग वही है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे दलित है, शोषित जो आदमी है समाज का। यानी कि चौधरी छोटूराम जी का एक मंत्र था जीवन का कि उन्होंने अपनी जो सोच है, अपनी जो कलम का जो फायदा है, वो समाज के सबसे दबले कुचले आखिरी आदमी तक पहुंचे। ये उनका मकसद था, ये उनका मिशन था, ये उनका सिद्धांत था, ये उनकी सोच थी। और इसी की परिणति ये हुई मुल्तान के अंदर, आर्यनगर के अंदर, जब मेघ जाति के लोग किसानी कर रहे थे, काश्तकार कर रहे थे, और जब लगान की उनसे पूर्ति नहीं हुई, तो साहूकारों ने जमीन को कुड़क करवा लिया। चौधरी छोटूराम जी ने अपनी कलम से उन काश्तकारों के हक में, जो मेघ जाति के दलित भाई थे, उनके वो जमीन नाम की और लगान की जो किस्तें थी, उनको बिल्कुल आसान बना दिया, और उन मेघ जाति के आर्यनगर के लोगों को मालिक बना दिया। इसी प्रकार से लगभग 4.5 लाख बीघा जमीन हरिजनों में बंटवाई। और आज जो हम दीन बंधु के नाम से चौधरी साहब को जानते हैं, ये दीन बंधु की उपाधि इन दलित लोगों के द्वारा दी गई थी। हाथी पर बैठा करके जब मुल्तान में जुलूस निकाला गया और दीन बंधु के नारे लगाए गए, वो मेघ जाति, वो दलित समाज के लोगों के द्वारा दी गई थी। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक धर्म के नाम पर पूरे उस टाइम के हिंदुस्तान के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए थे, और
मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम भाई, मुस्लिम समाज कायदे आजम के नाम से जानता था। और चौधरी छोटू राम जी ने एक इतना बड़ा काम किया था, चाहे किसान मुस्लिम जाति से हो, चाहे किसान सिख जाति से हो, चाहे किसान हिंदू जाति से हो, क्योंकि जब यूनियनिस्ट पार्टी का गठन 1923 में हुआ, वो एक त्रिभुज के आकार में था, जिसमें हिंदू किसान भाई, जिसमें सरदार जो एसजीपीसी के मेंबर थे वो सिख भाई, और मियाँ फजले हुसैन जो उस टाइम के एक दबे हुए, कुचले हुए और सताए हुए मुसलमान की आवाज़ थी पंजाब के अंदर, इन तीनों को मिलकर एक त्रिभुज का काम करने का काम किया था। और उसी को साकार करते हुए 1943 के अंदर लायलपुर के अंदर लगभग 50,000 की हाजिरी में हमारे सभी मुसलमान भाइयों ने लायलपुर के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध में रहबर आजम दीन बंधु छोटू राम को रहबर आजम का खिताब लायलपुर के अंदर दिया गया। इससे पता चलता है कि चौधरी छोटू राम जी इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उन्होंने चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, इन सब से ऊपर उठ करके इस किसान और कमेरे वर्ग का साथ दिया। आज हम चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु आज उनकी सोच हमारे अंदर बहुत तेजी से प्रवाह कर रही है। चौधरी वीरेंद्र जी उनके नाती हैं, आज ये सामने बैठे हैं। चौधरी साहब, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप भी किसान जिस तरह आप बोलते हो, इस आवाज़ को और बुलंदी के साथ, ताकि ये किसान अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चाहे शिक्षा की हैं चाहे दूसरी। रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वो पत्रकार भी थे, वो किसान भी थे, वो नेता भी थे, और एक वर्ग को लीड करने वाले समाज सेवक भी थे। इसीलिए उन्होंने स्कूलों के अंदर अपनी बात रखी और समाज को ये समझाया कि आप अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाए बगैर अपना भविष्य नहीं संवार सकते। इसी का नतीजा था, उन्हीं की सोच की ये परिणति थी कि 1913 में रोहतक के अंदर जाट स्कूल खुलवाया, 1917 के अंदर बड़ौत में स्कूल खुलवाया, 1917 में संगरिया की जो आज विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, 1924 में मुजफ्फरनगर का कॉलेज खुलवाया। ये चौधरी छोटू राम जी के 1944 में रोहतक का जाट कॉलेज खुलवाया। ये चौधरी छोटू राम जी की सोच यहीं से पता चलता है वो शिक्षा के कितने हिमायती थे, क्योंकि उन्होंने ये पता था शिक्षा के माध्यम से हमारे होनहार युवक सरकार के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जब हमारे भाई, हमारे बेटे बेटी सरकार के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तो आने वाले जब लोग उनके पास काम लेकर के आएंगे, वो अपनी विशेष फुर्ती के साथ, विशेष हौसले के साथ उनके कामों को निपटाएंगे। और उन्होंने इस बात के लिए सदा अपने साथियों को समझाया और ऊपर उठाने का प्रयास किया। आज चौधरी साहब, हम आपको या समाज के सभी भाइयों को, सदन को ये विश्वास दिलाते हैं कि पीछे लंबे समय से रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी की सोच हमने बिल्कुल अपने अंदर उतार ली। और आज मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा कार्य जो हम करने जा रहे हैं, आज जाट समाज ने जसैया रोहतक के अंदर रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी के विचारों से प्रभावित होकर के उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जसैया के अंदर एक चौधरी छोटू राम धाम का निर्माण किया है, और जिसमें नींव खुद चौधरी छोटू राम जी के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रखी थी। और जब ये धाम बन जाएगा तो हमारा ये मानना है कि ये आगे आने वाले समय में अपने समाज की, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे कौशल विकास की हो, चाहे भाईचारे की हो, चाहे मध्यस्थता की बात हो, चाहे न्याय की बात हो, चाहे खेती की बात हो, वहाँ पर हमारे समाज के बुद्धिजीवी, अग्रणी, वैज्ञानिक, खेल जगत से जुड़ी हस्तियाँ एक प्लेटफार्म पर आकर के इस समाज को ऊंचा उठाने की काम करेंगे। क्योंकि छोटू राम जी, एक इतनी बड़ी बात मैं आज आपको ये बताऊं, भाखड़ा बांध आज भारत की शान है, और उस टाइम 1919 के अंदर इस बात का बीज अंकुरित होया था
कि भाखड़ा बांध की जरूरत है। चौधरी छोटूराम जी ने अपने निजी प्रयासों से मंत्री की हैसियत से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर निकलसन के सहयोग से इस योजना का खाका तैयार किया था। और चौधरी छोटूराम जी ने जो आखिरी बाधा थी, पानी ब्यास नदी का राजा बिलासपुर से सतलुज का पानी आता था, उसके साथ समझौता किया। सिंध प्रांत की नदियां सूख जाती थी इस बांध के बनने से। चौधरी छोटूराम जी ने 6 करोड़ रुपए सरकार को दिए और सारी विसंगतियों को दूर करके जमीन नीलीबार में अलॉट की गई बदले में। और आज हम पंजाब के भाखड़ा डैम से पानी और बिजली लेते हैं और अपना हरा भरा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। अंत में मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम को केवल एक नेता नहीं, बहुआयामी प्रतिभा के धनी के रूप में याद करें, क्योंकि उनकी जो सोच गरीब के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर और दलित के प्रति थी, वो सोच आज शिक्षा के माध्यम से किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा यदि तरक्की करता है तो चौधरी छोटूराम जी का सपना साकार होते हुए देर नहीं लगती। क्योंकि जब 9 जनवरी 1945 को चौधरी छोटूराम जी हमारे बीच से चले गए थे, तब जब उनका दाह संस्कार रोहतक के जाट स्कूल के प्रांगण में हुआ, तो आप अंदाजा लगाइए उस टाइम साधन भी नहीं थे। 20,000 इस किसान, इस दलित और कमेरे वर्ग का हजूम वहां इकट्ठा हुआ। और मुख्यमंत्री उस टाइम के प्रीमियर मेजर खिजरहया टेवाणा ने यह कहा, आज हमारा सबसे बड़ा आदमी चल गया, पंजाब का सबसे बड़ा आदमी चला गया। यानी कि मैं उसको चाचा कहता था, हमारे से भी बड़ा आदमी चला गया। उस टाइम के गवर्नर गलेंसी ने अपना हैट उतार करके श्रद्धांजलि अर्पित की थी कि इतना ऊर्जावान आदमी दोबारा नहीं मिलेगा। गांधी जी ने भी ये कहा था उस टाइम पर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कि मुझे यकीन नहीं था इतना बड़ा किसान नेता इतना जल्दी चला जाएगा। ट्रिब्यून अखबार ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए 10 जनवरी 1945 के अंक में यह लिखा है कि चौधरी छोटूराम जी सांप्रदायिकता के बार बार के होने वाले आक्रमण के आगे जिब्राल्टर चट्टान की तरह खड़े थे। उनको जिब्राल्टर चट्टान की संज्ञा ट्रिब्यून अखबार ने दी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए यह लिखा था कि इससे महान आदमी जो किसान के हक की लड़ाई ले, आज पंजाब में दूसरा कोई नहीं है। और साथ में बाकी सभी लोगों ने, अखबारों ने इस महान आत्मा को शांति के लिए जो श्रद्धांजलि दी थी वो आप जान सकते हैं। अंत में मैं अपने विचारों को विराम देता हूं और यही कहता हूं कि सभी आज हर कोई अपने लिए जीता है, परंतु रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम ने न तो अपने परिवार की न अपने भाईचारे की, जो उनका घर का खुद का भाईचारा था उसकी सोच नहीं थी। उन्होंने अपने भाईचारा इस किसान, कमेरे, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इसको अपना भाईचारा और अपना परिवार समझा था और अपने आखिरी सांस तक इसके लिए लड़े। और हम आप लोगों के माध्यम से हम तो केवल ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में जो छोटूराम धाम रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम की विचारधारा से आज ये बनने जा रहा है, हम अपना जीवन जितना भी है, हम ये तो नहीं कहते कि बहुत कुछ कर देंगे, परंतु ये है आखिरी दम तक रहबर आजम दीनबंधु सर छोटूराम की विचारधारा को ईमानदारी से घर घर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलारा साहब। हिंदुओं के दीनबंधु, मुसलमानों के रहबर आजम, अंग्रेज़ों के सर, जाटों के चौधरी, किसानों के मसीहा, गरीबों के छोटूराम जी, ईमानदार कर्मठ व्यक्तित्व के धनी, वैज्ञानिक चिंतक, प्रसिद्ध राजनेता, शिक्षाविद, कानूनविद, प्रशासक, महान समाज सुधारक, किसानों श्रमिकों के मसीहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के प्रतीक, सर्वहारा वर्ग के प्रेरणा स्रोत, धर्म निरपेक्ष निर्भीक ओजस्वी वक्ता, बेहतरीन संगठनकर्ता, कुशल लेखक, पत्रकार, संपादक और अखंड भारत के महानायक
चौधरी छोटू राम जी के महानतम जीवन पर आयोजित स्मृति व्याख्यान समारोह में मैं अगले वक्ता के रूप में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे हमेशा मजबूती के साथ में खड़े रहने वाले हमारे मार्गदर्शक के रूप में चौधरी यशपाल मलिक जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और किसान मसीहा चौधरी साहब के महानतम जीवन पर अपने विचार रखें। आज रहबर आज़म दीन बंधु सर चौधरी छोटू राम के ऊपर आयोजित व्याख्यान के आयोजकर्ता अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट आईजेपी न्यूज़ के कर्ता धर्ता भाई PS कलवानिया जी और पलसानिया जी, इन दोनों भाइयों ने देश और समाज के लिए और अपने महापुरुषों के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए जो अथक प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस मिशन को लेके चले थे वो मिशन इन्होंने उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में रहबर आज़म दीन बंधु छोटू राम के नाती पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो खुद किसान और मजदूरों की लड़ाई वर्तमान में लड़ रहे हैं, और हमारे संघर्ष के साथी हरियाणा के पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे भाई अशोक बल्हारा जी। रहबर आज़म दीन बंधु छोटू राम के बारे में जितना भी कहा जाए इतना कम है। उनका विचार इस देश के हर नागरिक को जब तक नहीं अपनाएगा तब तक भारत में कोई भी उद्योग धंधा, कोई श्रमिक, कोई किसान सुखी नहीं रह सकता। रहबर आज़म दीन बंधु छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 को सांपला गांव में माता सिरिया देवी की कोख से जन्म हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सांपला के स्कूल से कर उसके बाद झज्जर, और झज्जर के बाद सेंट स्टीफन, और सेंट स्टीफन के बाद जो उनकी क्रांति की शुरुआत सेंट स्टीफन से हुई थी। क्रांति की शुरुआत तो उसी समय उनके विचारों का पता लग गया था जब वो दिल्ली पढ़ने के लिए आना चाहते थे, और उनके पिताश्री जिस आड़ती के यहाँ उनका लेन देन था, उनकी फसल की बिक्री होती थी, उसके पास गए तो जो व्यवहार साहूकारा का था वो उन्होंने वहाँ देखने का काम किया, और उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा ली कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके इस दीनहीन कौम को, जो कौम इस देश का अनाज का पेट भरती है, उसको बदलने का काम करूँगा और उसके उस दुख दर्द में शामिल होऊंगा। 1905 में सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन करने के बाद वो राजा कालंकर, राजा रामपाल सिंह के यहाँ निजी सचिव और हिंदुस्तान अखबार का जो हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशन होता था, मुझे सौभाग्य मिला पिछले 3 साल पहले मैंने वो रियासत देखी, और गंगा के किनारे वो रियासत जहाँ वो प्रेस हाउस था जहाँ उन्होंने संपादन किया, वो मुख्यतः क्रांतिकारियों के बीच का अखबार था जो उस टाइम देश की आज़ादी लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ से उस अखबार का प्रकाशन किया जाता था। राजा रामपाल सिंह ने चौधरी छोटू राम जी को ये जिम्मेदारी सौंपी हुई थी कि वो उनके निजी सचिव के साथ साथ उसके संपादन का भी काम देखें। उसके बाद उन्होंने, जो भाई बल्हारा जी ने बताया कि आगरा से LLB करने के बाद उन्होंने 1 साल आगरा में वकालत की। उसके बाद लालचंद फोकाट जी, जो उस टाइम पे रोहतक बार में थे, उनके साथी के रूप में
उन्होंने वकालत का काम करना शुरू किया और यहाँ भी उन्होंने एक क्रांति की नई मिसाल लिखी। उस टाइम पे जो वकील होते थे, मुवक्किल उनके नीचे इस तरह बैठते थे जैसे राजा के दरबार में। चौधरी साहब ने जब वकालत का काम शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कुर्सी के साथ साथ जो गांव के लोग आते थे उनके लिए भी मूढ़े और बेंच डलवाने का काम किया। इसका भारी विरोध रोहतक बार में हुआ कि इन्होंने जो हमारे मुवक्किल आते हैं उनको बराबर का सम्मान देने का काम ये कर रहे हैं, वो हमारे मुवक्किल है। उसका बहुत साफ गोई के साथ चौधरी साहब ने जवाब दिया कि जिस तरह हमारा जो काम है वो इनकी वकालत करने का है और उसके बदले में जो हमें ये पैसे देते हैं उसी से हम लोग अपना खर्चा चलाते हैं, इसलिए इनका बराबर अधिकार बैठता है कि ये हमारी समानता के लोग हैं और उनको बराबर बैठाने का। इसका बार एसोसिएशन में भी विरोध हुआ, वहाँ भी उन्हीं की जीत हुई। और उसके बाद जो गांव का किसान मजदूर जो भी कचहरियों में जाता था, जहां उसके साथ इस तरह का दोहरा सलूक किया जाता था, उसको बंद करने की शुरुआत भी चौधरी छोटूराम ने की। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि लोग उनके पास रोते झिझाते आए और उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन लाला ने कुर्क कर ली है, और उन्होंने उनके मुकदमे, उस महिला का मुकदमा फिर लड़ा। तब जज ने कहा कि देखिए चौधरी साहब, अब तो जो कानून में है मैं फैसला उस हिसाब से दूंगा, लेकिन जब आप कानून बनाने लायक बन जाएंगे तो ये कानून में बदलाव की ज़रूरत है। और ये भी प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि खाली वकालत से काम नहीं चलेगा, इस देश की राजनीति बदलने का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेज़ों का शासन था और देश में चुनाव भी नहीं थे। 1920 के आसपास अंग्रेज़ों ने विधानसभाओं के चुनाव शुरुआत की। उसमें पहला चुनाव चौधरी साहब को, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किसान को किस तरह से बहकाया जा सकता है, किस तरह से साजिशें उसके साथ रची जाती है। और ये साजिशें चौधरी छोटूराम के साथ भी थी, ये साजिशें चौधरी चरण सिंह के साथ भी है, और ये साजिशें वर्तमान में भी जिंदा है, केवल उनकी तादाद बढ़ गई है। एक दुष्प्रचार किया गया कि चौधरी साहब ने अपना पर्चा वापस उठा लिया है, और रात रात में महाजनों ने मिलकर प्रचार किया कि चौधरी साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, और प्रचार भी उनके यहाँ से किया जहाँ पे वो खुद रुके हुए थे। इसके बाद दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा और वो भारी मतों से जीत के असेंबली में पहुँचे, और यहाँ से उन्होंने कानून बदलने का काम शुरू किया। और जो कानूनों की श्रृंखला 1922-23 से शुरू हुई, वो कानूनों की श्रृंखला उनके जीवन पर्यंत उस तरह से चलती रही कि उन्होंने हर बार हर दिशा में जो भी उनके सामने आया, उन्होंने खाली किसानों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए नहीं, उन्होंने काम करने वालों के लिए काम के घंटे तय कराए। उन्होंने व्यापार करने वालों के लिए व्यापार में गारंटी स्कीम चलाई कि जो पंजाब में उद्योग लगाएगा उसको गारंटीड इतना मुनाफा होगा, ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। चौधरी छोटूराम केवल किसान के, गरीब के मसीहा नहीं थे, उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें घूम रही थी। देश और दुनिया का विकास कैसे होगा उनको ये भी पता था, उद्योग धंधों से होगा। उन्होंने नसीहत दी साहूकारों को, साहूकारा पंजीकरण एक्ट के करके, कि अगर आप किसानों का शोषण करके 4-5%, 10% का ब्याज वसूलने के बजाय अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना पैसा लगाएंगे, उसमें भी आपको वार्षिक रूप से 30% से ज़्यादा फायदा होगा। और इसी के कारण आज अगर हम देखते हैं देश और दुनिया में उद्योग में पंजाब सबसे आगे बढ़ता चला गया, चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब है, चाहे वो हिंदुस्तान का पंजाब है। वो इस कारण से बढ़ा कि उनको जो प्रेरणा चौधरी छोटूराम ने उद्योग धंधे खोलने की दी थी कि हम अपने देश में बाहर का सामान क्यों मंगाए। उन्होंने मजदूरों पर जो अत्याचार होता था, 12-12, 18-18 घंटे बेगारी चलती थी फैक्ट्रियों में, उस पर भी उन्होंने अंकुश लगाने का काम किया और मजदूर के लिए 8 घंटे काम के तय किए। चौधरी छोटूराम का विचार, वो एक संपादक के रूप में, पत्रकार के रूप में, वो एक न्यायविद के रूप में, वो एक राजनीति के रूप में, वो एक शिक्षाविद के रूप में, जब वो वकालत कर रहे थे तो उनके सामने शिक्षा, क्योंकि उन्होंने किस मेहनत से प्राप्त की थी, उनको दिल्ली आना पड़ा था,
तब उनके सामने ये विचार आया कि क्यों ना हम रोहतक में जाट स्कूल खोलें। और जब जाट स्कूल खोलने की बात आई तो ये विचार आया कि भाई जाट स्कूल खोला कैसे जाए। तब उस टाइम पे वहाँ डीसी किलवर्ट थे, उन्होंने चौधरी साहब को बुलाया और चौधरी साहब को बुला के कहा कि चौधरी साहब, जिस स्कूल को आप खोल रहे हैं, अगर आप इस स्कूल को मेरे नाम से खोल देंगे, इस स्कूल में मेरा नाम जोड़ देंगे, तो मैं आपको 500 एकड़ तक भूमि दे सकता हूँ, 50,000 रुपये की एक मुश्त ग्रांट दे सकता हूँ और 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये साल स्कूल को चलाने के लिए दे सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं इन किसानों में जागृति पैदा करना चाहता हूँ, इनके पैसे से ही हम लोग ये स्कूल खड़ा करेंगे। और क्योंकि जो समाज मेरा है, उन्होंने कभी जाति से डर और भय नहीं था, वो कभी भागते नहीं थे कि भाग जाएंगे, मैं मुझे जाट कहने में शर्म आ जाएगी। उन्होंने जाट के नाम पे ही स्कूल खोला और स्कूल इसलिए खोला क्योंकि हम वहाँ बहुतात में जाट थे। अगर ये बहुतात पढ़ना शुरू कर देंगे तो इनके साथ जो खेती और किसान करने वाले लोग हैं उनको भी स्कूल में आना मिल जाएगा, क्योंकि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो किसान के पास थी, सरकारें भी किसान चलाता था, क्योंकि उसी के लगान से सरकारों का 90% रिवेन्यू जाता था। तो रिवेन्यू देने वाले बहुतात में हम लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें से जो पैसा है बचा के जब आप अपने बच्चों के लिए स्कूल खोलोगे, और वही परंपरा थी 1912-13 की परंपरा रोहतक से शुरू हुई, 17 में बड़ौद पहुंची, 17 में संगरिया पहुंची, 24 में मुजफ्फरनगर पहुंची और 30 में बुलंदशहर लखावटी पहुंची। और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरियाणा से ज़्यादा वो मूवमेंट चली। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जिन पे हर 12 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे इंटर स्कूलों की स्थापना की गई सन 50 और 55 तक। जिस स्कूल में मैं स्वयं पढ़ा, हाई स्कूल किया, वो स्कूल चौधरी घासीराम जी, जो चौधरी साहब के साथ एमएलए भी रहे, गठवाड़ा खाप का, उन्होंने खुलवाने का प्रयत्न किया 1944 में। और जिस स्कूल से मैंने हायर से 10+2 किया, वो मैंने उस स्कूल से, मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मैंने उस स्कूल से अपनी 10+2 की जो 1924 में जिसकी नींव चौधरी छोटू राम ने रखी थी। उसके बाद निरंतर उनका संघर्ष चलता रहा। एजुकेशन पे बहुत काम राजस्थान में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हुआ। लेकिन हम लोगों की भी कुछ गलतियां रहीं। हम लोग उस महापुरुष के सपनों को संजो नहीं सके, हम लोग उस महापुरुष के विचारों को अपनी नई पीढ़ी में पैदा नहीं कर सके। ये लगातार उनका संघर्ष चला। और उसके बाद 1927 से जो भागड़ा नांगल बांध की बात की, ये विचार उनके मन में जब वो विधायक थे असेंबली में, उनका प्रस्ताव तब आ गया था 1927 में। और उन्होंने जो अंग्रेज एक फर्म थी जिसको सर्वे करना था, वो सर्वे का काम भी 1927 में सौंप दिया गया था, उसके लिए बजट तय कर दिया गया था। इसकी लंबी प्रक्रिया, दूसरे राजाओं की ज़मीन थी, हिमाचल के राजाओं की ज़मीन थी, उन तमाम ज़मीनों को एक्वायर करने में चौधरी साहब का निरंतर प्रयास ये रहा कि ये सपना मेरे सामने शुरू हो और मेरे सामने पूरा हो। उस भागड़ा नांगल बांध की नींव निरंतर चली, जिसकी फाइल उन्होंने अपने परलोक सिधारने से एक दिन पहले साइन की। पूरी ज़मीन एक्वायर हो चुकी थी और भागड़ा नांगल बांध की पूरी फाइल सरकार से क्लियर हो चुकी थी। किस तरह के दृढ़ व्यक्ति थे। 1927 से लेकर 1945 तक जिस सपने को संजो लिया, उस पर निरंतर काम किया, चाहे कितनी अड़चनें थी। इसके बाद तमाम कानून पास हुए, चाहे वो साहूकारा एक्ट था, चाहे वो मंडी एक्ट था, चाहे वो किसान का जमींदारा एक्ट था, तमाम ऐसे कानून पास किए गए, चाहे वो व्यापारियों के लिए था, चाहे वो काम के घंटे मजदूरों के लिए था। और उनका संघर्ष, आज तो जिस प्रदेश में आदमी राजनीति करता है, जिस जिले में आदमी राजनीति करता है, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न भी नहीं करता। उनका क्या स्वार्थ था उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलवाने का? उनका क्या स्वार्थ था 1942 में जोधपुर में किसान आंदोलन में बलदेव राम मिर्धा जी का साथ देने का? उनका क्या स्वार्थ था
राजस्थान के कुम्हारों का मिट्टी टैक्स माफ करवाने का, उसके लिए आंदोलन में वहाँ गए। चाक पे टैक्स लगता था। उनका क्या स्वार्थ था? सीकर में बारात नहीं निकलने दी गई दलित समाज की, उन्होंने वहाँ जाके हाथी पे बैठ के राजपुताने में उन्होंने कहा हर समाज को अधिकार है अपनी बारात निकालने का। उन्होंने वो सम्मान किसान के अंदर पैदा किया, राजशाही के खिलाफ भी पैदा किया और अंग्रेजों के शासन के खिलाफ भी पैदा किया। उन्होंने सम्मान से जीना सिखाया, उन्होंने सर उठ कर चलना सिखाया। आज जिस जमीन के हम मालिक है उस जमीन के अधिकार उन्होंने दिलाने का काम किया। उन्होंने दलित समाज को जमीन दिलाने का काम किया और ये निरंतर यात्रा उनकी चलती रही। आज़ादी की लड़ाई दो तरह से, तीन तरह से लड़ी जा रही थी। एक लड़ाई थी जो कांग्रेस लड़ रही थी, एक लड़ाई थी जो चौधरी छोटूराम लड़ रहे थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और चौधरी छोटूराम पंजाब में मंत्री थे, तो ये बात सामने आई कि भाई गेहूं कंपलसरी, सभी गेहूं सरकार को देना होगा और 6 रुपये मन पे देना होगा। उस तत्कालीन वायसराय ने सभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई, चौधरी छोटूराम भी उस बैठक में थे। उन्होंने कहा ये बात सही है कि देश पे आपदा है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, किसान गेहूं देने से मना नहीं करेगा, लेकिन गेहूं किसान अपनी कीमत पे देगा, न कि आपकी कीमत पे। सरकार ने 6 रुपये कीमत तय की, उन्होंने कहा 10 रुपये से कम गेहूं नहीं मिलेगा। वायसराय बहुत नाराज हुए, अंग्रेज शासन था। उन्होंने गवर्नर को फ़ोन किया कि चौधरी छोटूराम यहाँ से ये कह के गए हैं कि 1 मन भी गेहूं आपके यहाँ नहीं तोला जाएगा अगर भाव 10 रुपये ना हुआ। उन्होंने कहा कि ये ऐसी शख्सियत है कि अगर इन्होंने एक इशारा कर दिया, ये पलवल से लाहौर तक खड़ी फसल में आग लगवा सकते हैं, लेकिन हमको 1 भी मन गेहूं नहीं मिलेगा, इनकी बात माननी पड़ेगी। आज तो किसान पे लाठियां चल रही हैं पिछले 30 साल से। आज तो फसल का दाम मांगता है। कारण विचारधारा का समाप्ति की ओर जाना, जिसके कारण राजनेता भी उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकते, अपना पाए कि जिससे देश खुशहाल हो। राजनेताओं को भी लगा कि इंडस्ट्री खुशहाल हो, उनके घर खुशहाल हो, उनको चंदा सही मिले। वे इस लेवल के आदमी थे। मैं तो बार बार मीटिंगों में कहता हूं, अगर चौधरी छोटूराम भी लालचंद जी की तरह वकालत करते, भरतपुर चले जाते, तो आज चौधरी छोटूराम में अगर निजी स्वार्थ होता, वो वकालत का पैसा भी अपना समाज के लिए लगाते थे। अगर उनमें भी निजी स्वार्थ होता तो आज डीएलएफ से भी बड़ी 10-12 कंपनियां चौधरी साहब के अंडर में होती, वीरेंद्र सिंह के अंडर में, क्योंकि ये उनके नाती हैं। आज परिस्थितियां बदल रही हैं। लोगों ने अपने घर के लिए सोचा, उन्होंने गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए और इस देश के लिए सोचा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश की आज़ादी की मांग चल रही थी, देश 2 धड़ों में बंट चुका था। जिन्ना का स्वार्थ था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जवाहरलाल जी का ये स्वार्थ था और महात्मा गांधी का झुकाव उनके साथ था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। इसलिए जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी पैदा कर दी। जब 2 नेशन थ्योरी पैदा की, उसका जवाब देने का काम भी चौधरी छोटूराम ने किया। जिन्ना 1940-41 में 2 नेशन थ्योरी को लेकर लाहौर में पहुंचे। उन्होंने जिन्ना को कहा कि मुस्लिम लीग मेरे एक भी एमएलए को तोड़ दे, जो अधिकतर एमएलए उनके मुस्लिम थे, तो मैं लाहौर के चौराहे पे फांसी ले सकता हूं। और 24 घंटे के अंदर अगर जिन्ना आपने पंजाब ना छोड़ा तो मैं आपको परमानेंट जेल में डाल दूंगा। और वो 24 घंटे के अंदर जिन्ना को पंजाब छोड़ना पड़ा। जब बात आई 1937 में चुनाव जीत के यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनने की, तो सबने हाथ उठा के कहा कि रहबर आजम दीनबंधु छोटूराम ही हमारे प्रीमियर होंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुसलमान यहाँ मेरे बड़े भाई हैं, 58% है, 42% में यहाँ हिंदू, सिख और तमाम लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव रखता हूँ, अगले प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खां होंगे।
प्रीमियर जिसे कहते थे। आज कोई ऐसा आदमी मिल सकता है? ताऊ देवीलाल जी ने तो ये काम किया वीपी सिंह के टाइम में, उनके विचारों पर चल के, कि मैंने जो कह दिया उसको मानूं। लेकिन आज जो लोग मंत्री पद, जो लोग अपने निजी प्रधानी के लिए, सरपंची के लिए एक दूसरे का गला उतारने के लिए तैयार रहते हैं, चौधरी साहब ने प्रीमियर बनाने का, पंजाब का अनडिवाइडेड पंजाब का प्रीमियर बनाने का काम किया। और वही ताकत थी। तमाम झगड़े 1941-42 में जब यहाँ सिखों के गुरुद्वारों पे झगड़े थे, जो यहाँ चांदनी चौक में है, उसको उनको शांति से निमटवाने का काम किया। तमाम डिस्प्यूट्स को, जिसमें धार्मिक डिस्प्यूट्स थे, वो भी उन्होंने, क्योंकि उनके लिए इस देश में आदमी आदमी था, मानव मानव था। वो पहले कहते थे कि धर्म अपनी पद्धति है पूजने की, धर्म अपनी पद्धति है अपनी पूजा पाठ करने की, कर्म करने से धर्म नहीं रोकता, अच्छे कर्म करो, धर्म को कर्म के बीच में मत लाओ, राजनीति के बीच में मत लाओ। इस तरह का काम उन्होंने करने का काम किया। 1942 में अंबाला में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ किसी कार्यक्रम में थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि चौधरी साहब, विश्व युद्ध समाप्त हो गया, हम लोग जीत की ओर हैं, और हमने ये वादा किया था कि इस विश्व युद्ध के बाद हम भारत तो कभी ना कभी छोड़ेंगे, अगर अभी हमने ना छोड़ा। उन्होंने कहा, आज इस देश में 60% फौज मेरी भर्ती की हुई है, मैं खाली कलम का सिपाही नहीं हूँ, मैं कर्म का भी सिपाही हूँ। अगर देश आज़ाद नहीं करोगे तो हम लोग तलवार लेके भी सड़कों पे आ सकते हैं, हम लोग देश को ज़बरदस्ती भी अपने आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। जो वादे आपके हम लोगों के साथ थे, वो वादे पूरे करो। और आज जो हमारा समाज इसको सोच रहा है कि हम बहुत संपन्न हैं, फौज में हमारी तादाद बहुत बड़ी है, वो किसकी देन? 1916 में डीसी किलवर्ट थे रोहतक के, जो बहुत प्रभावित थे चौधरी छोटूराम से सेंट स्टीफन स्कूल में, क्योंकि डीसी किलवर्ट तब यहाँ दिल्ली में जज हुआ करते थे, और वो उनके ऐसे और जो कंपटीशन स्कूलों में होते थे वार्षिक, उनमें भाग लेते थे, और वो चौधरी छोटूराम की प्रतिभा से प्रभावित थे। 1916 में चौधरी छोटूराम जी, जो रिक्रूट कमेटी होती है, रिक्रूटमेंट कमेटी जो सरकार की होती थी, उसके चेयरमैन बनाए गए डीसी किलवर्ट द्वारा। डिप्टी कमिश्नर हरकोट, ये मैं चाहूँगा, ये उन्होंने उनको रिक्रूट कमेटी, उन्होंने रैलियाँ कर करके कहा कि तुम लोग किसान में, सूखे में भाव न मिलने के कारण फौज में जाओ, फौज तुम्हें सिखाएगी, देश आज़ाद होना है, जब देश आज़ाद होगा तो हमें अपनी फौज की ज़रूरत पड़ेगी। कितने दूरदर्शी थे, हमें अपनी फौज की ज़रूरत पड़ेगी, तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगे, तुम्हें वहाँ से पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, और अपने देश पे, देश आज़ादी के बाद हम अपने देश पे अपनी फौज के मालिक हों। आज उन्हीं फौजियों के बच्चे फौज के जनरल बने। जनरल सुहाग के पिताजी और दादाजी दोनों फौज में थे। सिपाहियों के बच्चे जनरल बने, ये उनकी सीख का परिणाम है। बहुत से परिवर्तन आज आप शुरुआत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट 10 साल बाद आएंगे, 15 साल बाद आएंगे। भाई कलवानी और पलसानिया ने जो है शुरुआत की, ये विचार जब हमारे यूथ में जाएंगे तो जो 20 साल का होगा, जब वो इस विचार को ग्रहण करेगा, तो वो इस विचार पे 70 साल काम करने का काम करेगा। वो अपने जीवन पर्यंत फिर इस विचार पे लड़ेगा। हम क्यों लड़ रहे हैं समाज की लड़ाई? हमने पहली बार, हम एक जाट सभा के साथ थे, उन्होंने कहा कि चौधरी छोटूराम का जन्मदिन आप मना दीजिए यशपाल जी, अपने कार्यक्रम एक आयोजित कर दीजिए। मैं उस स्कूल से पढ़ के आया, और मैं अपनी पूरी कौम को और किसान कौम को गुनाहगार बताऊंगा कि उन्होंने हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जिसकी नींव उन्होंने रखी थी, जब मुझे जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित करने का मौका मिला, अपने साथियों को मैंने अपनी कॉलोनी से बुलाया, उन्होंने कहा, जी चौधरी छोटूराम के बारे में पढ़ तो लो। रघुवीर शास्त्री जी की लिखी हुई किताब
जो सोमपाल शास्त्री के पिताजी थे, उनकी लिखी हुई किताब पढ़ने का मौका मिला और तब मुझे पता लगा कि जिस स्कूल से मैं 10+2 करके आया वो तो चौधरी छोटूराम की देन थी। यानी जो संस्थान उन्होंने खड़े किए, उन संस्थानों में हमारे मैनेजमेंट ने ये भी नहीं रखा कि कम से कम जिन महापुरुषों का योगदान, जिन चंदा देने वालों का योगदान, जो उनके योगदान को तो कम से कम अगली पीढ़ी को बता दे कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप पढ़ रहे हो ये किसकी देन है। और मैंने तो उस दिन से प्रण ले लिया कि मैं अब उनके विचारों का प्रचार प्रसार करूंगा और 10,000 किताब छपवा के 20 पेज की मैंने उस कार्यक्रम में बांटने का काम किया। और उस दिन से रिजर्वेशन की मूवमेंट उठाई थी। तमाम बलारा जैसे भाई संघर्ष के साथी रास्ते में मिलते गए। कलवानिया पलसानिया भाई 2009 में इनसे मेरी आरक्षण के दौरान मुलाकात हुई और इन्होंने जयपुर यूनिवर्सिटी में भरपूर मेरा साथ दिया, जबकि इनका रिजर्वेशन था। ये चौधरी छोटूराम के विचारों की ताकत थी कि उस लड़ाई को घर बार छोड़ के आज 15 साल होने को है, हम निरंतर लड़ रहे। उसकी विजय भी हमें 2014 में मिली, फिर साजिशों के कारण वो कैंसिल भी हुआ और फिर हरियाणा में जो आंदोलन चला जिसमें 30-31 शहादत हुई, वो भी एक साजिश का हिस्सा था। जिन लोगों ने आंदोलन चलाया वो वर्तमान राजनीतिक दल के लोग थे। वर्तमान राजनीतिक दल के लोग जाटों को गालियां दे रहे थे, आरक्षण का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने 2014 से पहले नहीं किया, राजस्थान के आरक्षण का विरोध नहीं किया। ये राज करने का धर्म होता है कि श्याम दाम दंड भेद। ये नीति 1990 के बाद आई। 1990 तक जो नेता थे वे श्याम दाम दंड भेद नहीं जानते थे, जो उनके मन में होता था वही कहते थे। और आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे लोग उस पीढ़ी के जिंदा है, उन विचारों के लोग जिंदा है और तमाम राजनीतिक दलों में ऐसे लोग जिंदा हैं जो चौधरी छोटूराम के विचारों पे चलते हैं, न कि निजी स्वार्थ पे। वो हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के आदमी जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया हो, देश में एक भी नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ जिन्होंने किसानों के लिए काम किया हो, मजदूर के लिए काम किया हो, दलित के लिए काम किया हो, जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए काम किया हो, जिन्होंने काम के घंटे तय करके मजदूरों को उसकी फैक्ट्री में बदलाव लाने का काम किया हो, जिन्होंने पत्रकारिता की हो, जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में कानून बदलने के काम किए हो। देश में एक भी नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इन दोनों भाइयों का अथक प्रयास जो है उसको ये सफल हो और इसको करोड़ों लोगों के जन जन तक ये पहुंचे। रहबर आजम न किसी जाति के थे न किसी धर्म के थे, वो मुसलमानों के रहबर थे, मजदूरों के, दलितों के वो दीन बंधु थे, अंग्रेजों के सर थे और किसानों के चौधरी थे। चौधरी शब्द हम ही नहीं, तमाम किसान जातियां देश में लगाती है। कोई सोचे कि चौधरी जाट लगाता है, तमाम किसान जातियां अपने आप को चौधरी लिखती हैं। तो वो सब के थे। तो उनकी आवाज़ को जिंदा करने का जो प्रयास किया गया, उनके विचारों को फैलाने का जो प्रयास किया गया, और इस जाट आरक्षण आंदोलन में सभी राज्यों में मुझे जाने का मौका मिला। 3 व्यक्तियों पे मैं हर जगह बोल के आया। सबसे पहले चौधरी छोटूराम के विचारों को बता के आया और ये कहा अगर इन्हें जिंदा नहीं रखोगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। राजा महेंद्र प्रताप के विचारों को मैं बोल के आया, जिन्होंने देश की पहली ITI खोली 1906 में, जिन्होंने 1 दिसंबर 2015 को आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया और शहीद भगत सिंह के विचारों को बता के आया कि वो हिंसात्मक क्रांति के पक्षधर नहीं थे, वो सांकेतिक क्रांति के पक्षधर थे। और उन सब लोगों को चौधरी छोटूराम ने
अपने में संजोने का काम किया। उनके साथ सेठ छाजूराम का जिक्र ना हो, सेठ छाजूराम की बात ना हो, जिन्होंने निरंतर चौधरी छोटूराम को यह आश्वासन दिया कि मैं हर मोर्चे पे आपके साथ खड़ा, चाहे वो जाट कॉलेज के निर्माण की बात हो। जब उन्होंने 1915 में मुझे बल्हारा जी ने बताया कि 7,500 रुपये दान किए, तो 1916 में उन्होंने ही 50,000 रुपये दान किए, जो डीसी कर रहा था, जो डीसी नाहापरी थी, जिसको नाम ना जुड़ने की शर्त पे वापस ले लिया था। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे महापुरुष को, उनके तमाम साथियों को घर घर पहुंचाने का काम हम लोग करें। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनको विचारों को जिंदा करें। और उस विचार तंत्र के रूप में आज मैं अपने समाज को भी एक बात कहना चाहूँगा, लिंगायत के यहाँ चले जाओ, उनके महापुरुषों का धाम है। मराठों के यहाँ चले जाओ, शिवाजी के लिए सरकार ने दरवाजे खोले हुए हैं, महाराजा शिवाजी के लिए। समुद्र में मूर्ति लग रही है, जो मराठा सेवा संघ है उसको भी 200 करोड़ रुपए दिए गए कि शिवाजी पे, महाराजा शिवाजी पे काम है। आगरा में जो म्यूजियम बन रहा है वो महाराजा शिवाजी के नाम पे म्यूजियम बन रहा है, न कि महाराजा सूरजमल के, जो उस क्षेत्र के महाराजा थे। तो अपने समाज को भी चौधरी छोटूराम के अनुयायियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। किसान को, मजदूर को जाट जाट चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे, उन 36 बिरादरी के लोगों को जिनको चौधरी छोटूराम ने ताकत दी थी, गरीब को, उसको नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम लोग सफल भी नहीं होंगे। तो इसी के साथ मैं चौधरी छोटूराम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आजीवन इस बात की प्रतिज्ञा लेते हुए कि जब तक मेरा जीवन है मैं उनके विचारों का प्रचार प्रसार करता रहूँगा। और भाई कलवानिया और पलसानिया जी और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज की तारीख में सबसे बड़ी मुझे जो दिक्कत आती थी वो आती थी सोशल मीडिया की, कि उस पर हम लोग तैयार नहीं थी, हमारी पीढ़ी। उसका जो इन्होंने काम किया, आज नई पीढ़ी दुनिया भर में देख रही है। जो 20 साल का लड़का है, 21 साल का लड़का है, जिसका सुबह सोते उठते ही मोबाइल ऑन हो जाता है, रात को सोते टाइम बंद होता है, जब वो इनके विचारों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी भाई कलवानिया और पलसानिया की मेहनत। और जिस विचार को लेके ये किसान महापुरुषों को लेके चल रहे हैं, उनके विचारों को ये फैलाने का काम कर रहे, मैं तो कहूँगा भगवान इनको लंबी आयु दे, बुद्धि दे, धन दे, सब चीज़ों से इनको भरपूर करे, जिससे इस समाज की ताकत बन के हम लोगों के बीच में खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत और जय छोटा राम। चौधरी छोटूराम जी के जो संघर्ष की बात आपने मलिक साहब बताई, उस संघर्ष की आवाज़ को, उस संघर्ष की घड़ियों को हमने बखूबी निर्वहन किया है। और उसी संघर्ष की घड़ी को अब आपके बीच में पिछले 10 से 15 साल के पीरियड में हम लोगों ने उस संघर्ष को जिया है। हमारे बीच में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और चौधरी सर छोटूराम जी के नाती हमारे बीच में हैं। चौधरी साहब, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विचार को लेकर के, जिस संघर्ष को लेकर के पिछले 10 से 15 साल में हमने शुरुआत करी है, वो विचार और वो संघर्ष चौधरी सर छोटूराम के विचारों पर आधारित है, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर आधारित है, ताऊ देवीलाल जी के संघर्ष पर आधारित है। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारा समाज 36 कौम और बिरादरी को लेकर के उस संघर्ष की स्थिति में खड़ा है, जिस संघर्ष को पिछले आज से 50-60 साल पहले चौधरी छोटूराम जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने और ताऊ देवीलाल ने जो संघर्ष शुरू किया था, वो संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उस संघर्ष को और तेज करने की ज़रूरत है। हमने पिछले 10 से 15 साल के अंदर उस संघर्ष की आवाज़ को इस प्लेटफॉर्म पे ला करके हमने खड़ा किया है। आप जैसे विद्वानों का, आप जैसे संघर्षशील नेताओं का हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए,
जो हम सर छोटू राम के विचारों को गांव और ढाणी तक लेकर जाएं और उस संघर्ष को लोगों तक बताएं कि जिस संघर्ष में और जिस अभावों के अंदर चौधरी सर छोटू राम ने अपना जीवन यापन शुरू किया, उस संघर्ष को आज के युवा देखना और समझना नहीं चाहता। उस संघर्ष को लोग किताबों में पढ़ते तो हैं लेकिन उसको जीना नहीं चाहते। हमारा संकल्प है, हमारी सोच है और हमारे विचार है कि हर घर में जब तक सर छोटू राम पैदा नहीं होगा, लोग कहते हैं कि भगत सिंह हर घर में पैदा हो, भगत सिंह फौज में हो, भगत सिंह सेना में हो, लेकिन मेरे घर में भगत सिंह, मेरे घर में सर छोटू राम, मेरे घर में चौधरी चरण सिंह नहीं हो। जब तक हमारे घर में सर छोटू राम, चरण सिंह और भगत सिंह नहीं होंगे, तब तक इस देश का, इस समाज का, इस किसान कौम का उद्धार नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि पिछले दिनों हमने 1 मार्च 2020 को इसी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जो जाट संसद का प्रोग्राम किया, हमारी ये सोच थी कि जाट समाज के और बिरादरी के लोग एक मंच पर आए, एक जाजम पर बैठे और हमारे समाज के जो महापुरुष रहे हैं, उन महापुरुषों की आवाज़ के उन संघर्ष को सुने, समझे और उन पर काम करने की विचार पैदा करें। हमने पूरे देश और दुनिया से 62 कंट्री से हम लोगों को इनवाइट किया और सिर्फ इसलिए इनवाइट किया था कि उन लोगों को पता चले कि हमारी समाज के जो महापुरुष थे, हमारी समाज के जो नेता थे, उन्होंने किन अभावों में अपना जीवन शुरू किया और जो विचार और जो संघर्ष वो समाज और राष्ट्र के बीच में छोड़ के चले गए, आज उन पे काम नहीं हो रहा है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं सर छोटू राम के विचारों पे चलना चाहता हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर चलना चाहता हूँ, लेकिन जब इस मंच से उतर के बाहर निकलते हैं तो वो समाज और किसान कौम की बात नहीं करते। वो अपनी राजनीतिक जो तिकड़मबाजी है उनमें लग जाते हैं। लेकिन हमें बड़ा फक्र है और बड़ा नाज है कि हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे नेता हैं, जिनको लगता है जब राजस्थान के सुदूर गाँवों में बैठ के हम छोटू राम की जब आवाज़ की, जब उनके संघर्ष की जब बात करते हैं तो लगता है और लोग कहते हैं कि नहीं भैया, आज उनका नाती के रूप में चौधरी वीरेंद्र सिंह है जो बेबाक आवाज़ के रूप में बोलता है। चाहे जाट समाज की बात हो, चाहे छत्तीस कौम और बिरादरी की बात हो, हमें आज भी याद है। और वो बड़े और बूढ़े और जो उस संघर्ष के साथी रहे, जो उनकी आवाज़ को सुनते, वो आज भी कहते कि नहीं, ऐसे लोग आज भी हैं जो उनके विचारों को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप उन विचारों को आगे बढ़ाते रहो। हम जैसे युवाओं के ऊपर आप मार्गदर्शन और आशीर्वाद बनाए रखो, जिन विचारों को हम देश और दुनिया के उस शोषित और मजदूर वर्ग के तबके को हम लेकर जाएं तो हमें बड़ा फक्र और नाज हो कि हम उनके विचारों को, सर छोटू राम के विचारों को, चौधरी चरण सिंह के विचारों को, ताऊ देवीलाल के विचारों को उस आम और किसान के बीच में लेकर आए हैं, जिन्हों के लिए उन्होंने दिन रात काम किया है। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं चौधरी साहब। पिछले दिनों हम जोधपुर की तरफ जाना हुआ और जोधपुर के जब किसान लोगों से हमारी मुलाकात हुई तो बड़े फक्र के साथ उन लोगों ने कहा कि 1920 के आसपास में जोधपुर में, जो उस टाइम आप ताजुब करोगे कि जोधपुर का जो महाराजा था उसके साथ में कोई मंच शेयर करे, आप सोच भी नहीं सकते। उस दौर के अंदर आपकी रूह कांपने लग जाती थी। लेकिन सर छोटू राम, किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा ने वो साहस किया कि उस महाराजा के सामने 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करी और महाराजा जोधपुर को आमंत्रित किया। और उस दौर के अंदर लोगों को जब ये महसूस होने लगा कि हमारे लोग महाराजा के बगल में बैठ कर के आवाज़ अपने से बात करते हैं, तो उन लोगों के अंदर जागृति आई, उन लोगों में शिक्षा और एजुकेशन के प्रति सोच बढ़ी। उसी दौर के अंदर 1924 के अंदर सिक्कर का आपको याद होगा वो यज्ञ, 1930 के आसपास में त्रितराज पुरस्कार का अखिल भारतीय जाट सम्मेलन, क्या सर छोटू राम अखंड पंजाब के मंत्री थे, उनको राजस्थान जाने की क्या ज़रूरत थी? राजस्थान के गांव-गांव और ढाणियों तक उन्होंने घूमा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गई, वो इसलिए जाते थे कि हमारे कौम के जो लोग हैं, जिस संघर्ष की घड़ी में वो जी रहे हैं, उनको ये याद दिलाना चाहते थे कि नहीं, तुम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाओ, जिससे शिक्षित हो, आगे बढ़े। और हमारी इस विचारधारा को लेकर के आज देश दुनिया के अंदर जो लोग सर छोटू राम बनकर घूम रहे हैं, उन लोगों को एक जगह, एक मंच, एक जाजम पर आने की ज़रूरत है। और इसी स्मृति व्याख्यान समारोह के माध्यम से हम उन सब लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि जल्दी ही हम फिर से इसी नई दिल्ली में नहीं, देश और दुनिया में सर छोटू राम के लिए इतने बड़े मंच और आयोजन हम करेंगे जिसमें आप सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कि वो आए
और सर छोटू राम जी के जो विचार हैं, जिन लोगों के बीच में वो विचार आप फलीभूत कर रहे हैं, उन विचारों को, उन संघर्ष की घड़ियों को आप हम सब लोगों से साझा करें। हम आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य वक्ता रहे दीनबंधु छोटू राम जी के विचारों को, उनके जीवन को, उनकी जो व्याख्या की और विस्तृत विचार रखे हमारे साथी यशपाल मलिक जी, जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं, और भाई अशोक बलहारा जी, जो हरियाणा और इस सारे संघर्ष में एक मुख्य भूमिका अदा की। दोनों ने छोटू राम जी के जीवन पे प्रकाश डाला कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे शिक्षा ली और किस तरीके से अपने जो उनका ध्येय था उसको आगे बढ़ाया। ये कार्यक्रम अपने आप में एक नया प्रयास है। हमारे जो साथी हैं कलसानिया और पलसानिया, ये दोनों युवा साथी पिछले लगभग एक दशक से एक सामाजिक जागृति का काम और ख़ास तौर पे युवाओं में करने का काम ये कर रहे हैं। और इन्होंने पिछले साल जाट वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से एक कार्यक्रम किया दिल्ली के विज्ञान भवन में, और वो एक सफल कार्यक्रम था। क्योंकि आजकल कार्यक्रम की सफलता आदमी की जो करने वाला है उसकी इस बात से नहीं होती कि उसका कितना समर्पण है, बल्कि इस बात से होती है कि उसके अंदर साधन संपन्न है या नहीं है। उसके कहने से कोई उसकी सहायता करे ना करे। लेकिन इन दोनों साथियों ने साधन ना होने से भी अपने कार्यक्रम को एक सफलतम कार्यक्रम बनाया और बताया कि लगभग 50 देशों से समाज के प्रतिनिधि वहाँ आए, चाहे वो 1 आया, चाहे 10 आए, चाहे 5 आए, चाहे 20 आए। और हमारे यहाँ हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से बहुत लोग आए। ये जो आज का कार्यक्रम है ये कोरोना की देन है, क्योंकि अब सब कार्यक्रम बड़ी सभाओं में नहीं हो सकते। इसलिए जो युग है इन्फॉर्मेशन का, डिजिटल होना, वर्चुअल होना, ये नए नाम हैं। मैं जब सबसे पहले वर्चुअल मैंने पढ़ा तो मेरे को समझ नहीं आया कि वर्चुअल रैली होती क्या है, लेकिन किसी ने बताया कि आजकल ऐसे ही होता है। तो कितने लोगों तक हमारे ये विचार जाएंगे ये तो ये दोनों भाई बताएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसके माध्यम से हम उन लोगों तक भी पहुँच सकते हैं जो जनसभाओं में नहीं आते। हम उन लोगों तक भी पहुँच सकते हैं जो टेलीविज़न नहीं देखते। हम उन लोगों तक भी पहुँच सकते हैं जो अखबार समाचार पत्र नहीं पढ़ते। सोशल मीडिया के माध्यम से आज के दिन सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया, और उसके माध्यम से ये एक प्रयास है। IJP न्यूज़ के नाम से एक प्रयास किया है जो इंटरनेशनल
जाट पार्लियामेंट, जिनकी मेन जो संस्था है। और आज का जो विषय है वो दीनबंधु छोटू राम जी कौन थे। यशपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको भी 10+2 तक ये नहीं पता था कि छोटू राम जी कौन थे। और ये सिर्फ यशपाल जी की बात नहीं, आज का जो युवा वर्ग है हमारा, और ख़ास तौर पर कमेरे वर्ग के जो हमारे बच्चे हैं, किसान वर्ग से जो संबंधित हैं, उनको शायद ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि आज से 100-125 साल पहले जिनके आप बेटे हो या आपके पिता जिनके बेटे थे या आपके पिता के पिता जिनके बेटे थे, उनका जीवन और आज के जीवन में क्या अंतर है। मैं 74 साल का हूँ, मैंने 3 युग देखे। मैंने वो युग भी देखा जब मेरे गांव में ना बिजली थी, ना पीने के पानी की कोई व्यवस्था थी, और तो और अगर गांव में चाय पीनी होती थी हमने घर पे, तो कुएं के पानी से नहीं पी सकते थे, क्योंकि कुएं का पानी चाय बनती उस पर दूध डलता तो वो फट जाते थे। इसलिए गांव का जो तालाब था, जो कितना शुद्ध हो सकता है ये तो आप ही समझ सकते हो, उस तालाब के पानी से चाय बनानी पड़ती थी, तब हम चाय पी सकते थे। और जब अच्छी खासी बारिश हो जाती, जो डिप्रेशन के जो एरिया होते, उसमें हम लंबे पड़ के उस पानी को पीते थे। और फिर ये युग भी देखा कि सब कुछ बदला, बिजली आई, पीने के पानी की व्यवस्था बनी, सड़कें बनी, शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेकों काम हुए। और हजारों की संख्या में नहीं, लाखों बल्कि करोड़ों की संख्या में हमारे गांव से, मतलब जो ग्रामीण भारत है उससे करोड़ों लोग शहरों में आए। पहले छोटे शहर में आए, वहाँ कुछ अच्छा हुआ तो बड़े शहर में शिफ्ट किया, बड़े शहर से दिल्ली आए, बॉम्बे आए और विदेशों में भी आए। आज ये गर्व की बात है कि पंजाब, आज का पंजाब और आज के पाकिस्तान का पंजाब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन दोनों पंजाब के कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विदेशों में हैं, ख़ास तौर पे कनाडा, अमेरिका, लंदन, मतलब इंग्लैंड और दूसरे देशों में। दूसरे प्रांतों से इतने क्यों नहीं गए? एक प्रांत है केरला, वहाँ से भी बहुत लोग गए, लाखों की संख्या में। लेकिन वो प्राय ऐसे लोग हैं जो वहाँ जाके मेहनत करते हैं, उनको क्लासिफाइड लेबर के तौर पे हम कह सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से लोग गए, मेहनत तो उन्होंने भी की, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें कोई पाबंदी नहीं है, जबकि केरला के जो लोग गए वहाँ पाबंदियाँ हैं अनेक। आप वहाँ ज़मीन जायदाद नहीं बना सकते और ज़्यादा कुछ इस्तेमाल अपनी जो स्किल है उसका नहीं कर सकते। तो पंजाब के अंदर ये संभव कैसे हुआ? इसका एक मुख्य कारण दीनबंधु छोटू राम जी क्यों हैं, वो ये बात समझने की है। और मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज उनकी
सोच की प्रासंगिकता क्या है अपने देश में, अपने मुल्क में और अपने इलाके में, इसको जिंदा रखने के लिए उनके जो विचार हैं उनको जानना युवा पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। उस समय का जो किसान था उसको प्राय एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता था कि ये खेती करता है, जो कुछ पैदा होगा खुद खाएगा, अपने परिवार को खिलाएगा, और जो उसके साथ काम करने वाला है, चाहे उस गांव का लोहार है, खाती है, तेली है, छिंपी है, वहाँ उसका जो साथ देने वाला कोई रामदासिया भाई है, कोई वाल्मीकि है, कोई नाई का काम करता है, इन सब को भी खिलाने का जिम्मा उसी का था और वो खिलाता था। और इसीलिए हम बड़े खुश हो जाते हैं जब हमारे को कहते हैं अन्नदाता। लेकिन अन्नदाता का मतलब ये नहीं कि हम खुद उसी जीवन में पिसते रहें, आगे बढ़ने की सोचें ना, आगे बढ़ने का मौका ना मिले और जीवन शैली ऐसी बन जाए कि जैसे पैदा हुए थे ऐसे जी जी के अंत में चला जाना है। छोटू राम जी ने उस विचारधारा को बदला और उन्होंने उस जीवन में जो कष्ट देखे थे समाज के अंदर, गांव में, किसान के, उसके लिए सबसे पहला उपाय मैं ये कहूँगा कि छोटू राम जी और छोटू राम जी के साथ साथ हरियाणा और वेस्टर्न जो राजस्थान है और पंजाब, यहाँ आर्य समाज का भी बहुत प्रभाव था। इन दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाया, एक माध्यम बना। छोटू राम जी ने ये समझा कि इन दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाने का दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भेजें, शिक्षा थी नहीं इसलिए सिपाही बन के जा सकता था, और दूसरा शिक्षा का आगाज़ करें, शिक्षा को शुरू करें, क्योंकि गांव में आज से 100 साल पहले कोई मंदिर भी बन जाता था तो उसके पुजारी के लिए गांव में ढूंढने से, मैं सिर्फ किसान वर्ग की नहीं, उस गांव में ब्राह्मण भी होंगे, उसमें दूसरे लोग भी होंगे, तो ये बोला जाता था कि देखो कोई काशी से पढ़ के आया हो तो उसको पुजारी का काम सौंप दें। यानी काशी से पहले पढ़ाई मात्र की, कहीं सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो पढ़ाई को भी उन्होंने महत्वपूर्ण मान के उसके लिए, जैसे बलहारा जी ने कहा और यशपाल मलिक जी ने बताया कि चाहे बड़ौत का कॉलेज हो, चाहे मुजफ्फरनगर का कॉलेज हो, और एक दुहाई के अंदर ये मेरे ख्याल में आज से 80 साल पहले लड़कियों का स्कूल और अब लड़कियों का कॉलेज, ये गाजियाबाद के पास ही। और इसी तरह राजस्थान में स्वामी केशवानंद जी के नेतृत्व में अलग जगह, और हरियाणा में भी अनेक जगह। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमारे सैनिक इटली से आगे तक जाके वापस आए तो उन्होंने वहाँ की दुनिया को देखा, क्योंकि यूरोप में उससे 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, नई दुनिया थी उनके लिए। और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने सोचा कि हम तो जंगलियों की तरह जी रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है हमारी, तो उन्होंने अपने ये नियम बनाया कि हम यहाँ शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सिर्फ 6 रुपया
एक सिपाही को तनख्वाह मिलती थी 1910 से पहले। और जब उन्होंने देखा कि मेरे बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है तो 8 आने का मनी आर्डर, उन 6 रुपयों में से 8 आने का मनी आर्डर भेजते थे ताकि एक स्कूल बने। वो सोनीपत में भी बने, वो रोहतक में भी बने, वो जींद में भी बने, वो हिसार में भी बने। और ये 2 चीज़ें जैसे मैंने बताई, ये 2 बड़े फैक्टर थे। और छोटू राम जी इन बातों को भांपते थे, समझ गए थे। तो इसलिए उनका पूरा जीवन राजनीतिक सोच से परे था। उनकी सोच एक स्टेट्समैन की सोच थी, एक स्टेट्समैन, कूटनीतिक बोल दीजिए, उसके हिंदी में कुछ भी हो सकता है वो। और वो ये कि स्टेट्समैन हम बोलते भी उसको हैं जो अगले 50 साल की सोच के अपनी राजनीति करे, चाहे सामाजिक है, चाहे राजनीति है, चाहे अर्थ है, शास्त्री है, जो आगे की सोच के करेगा। वो अपने आप को किसी सीमित दायरे में नहीं रख सकता कि मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा से बाहर की ना सोचूं, मैं रोहतक का हूं, रोहतक से बाहर की ना सोचूं, मैं भारत देश का हूं, भारत देश से बाहर की ना सोचूं। जिनको हम स्टेट्समैन बोलते हैं वो विश्वव्यापी सोच के मालिक होते हैं। और ये बहुत विरले लोग होते हैं, बहुत सदियों में कोई पैदा होते हैं। तो छोटू राम जी ने अपने जीवन को इसी उद्देश्य के साथ बढ़ाया आगे कि मैं एक विस्तृत सोच को, और ख़ास तौर पे किसान, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी ये हमारे जो पाठ्यक्रम में होता था कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, 85% लोग गांव में रहते हैं, कृषि पे निर्भर हैं। तो उन्होंने यही सोचा। और मुझे पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनके एक भाषण के 2 लाइन याद हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम ठीक रहें, 90% ठीक रहें ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा था कि if 10% of the population thinks that they are safe, they are well off, they should forget. If 90% would perish, those 10% would also perish. They cannot be spared. They cannot remain aloof in isolation. So ये एक उनका अपना सोच थी। और यही कारण था कि मैंने जैसे कहा आपको कि एमएसपी, जिसको आजकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, ये 1965-66 में पहली बार देश में इंट्रोड्यूस हुई। और आपको याद दिलाऊं, मैं गेहूं का भाव उस टाइम 66 रुपये क्विंटल रखा गया। कई आदमी छोटू राम जी को इस नज़रिए से देखते हैं, वो हमारा स्वभाव भी है किसान का। अब देखो जी, अंग्रेज के सामने अकड़ गए, लॉर्ड वेवल को कहने लगे सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर 10 रुपये से कम भाव रखोगे, वो 6 रुपये देना चाहते थे अंग्रेज, तो सारे गेहूं को आग लगवा दूंगा, खड़े गेहूं को। ये हमारे को सेटिस्फाई करता है कि देखो भाई कितना अंग्रेज से नहीं डरे, तगड़े होके बोले। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू है, और इसका दूसरा पहलू ये है कि छोटू राम जी पहले इंसान थे इस देश में जिसने कहा कि ये सिर्फ अन्नदाता नहीं है, ये अपना पेट और गांव में रहने वाले अपने साथियों का पेट भरना है इसका उद्देश्य नहीं, इसको आर्थिक सबलता भी मिलनी चाहिए। इसका जो फसल है उसको आपकी जो टोटल इकोनॉमी है उसमें क्यों नहीं शामिल करते। और यही सोच थी
जिसके कारण हम कहें कि एमएसपी में 1966 में गेहूं का, चावल का, कुछ और फसलों के भाव तय हुए, लेकिन पहला इंसान इस देश की धरती पे जिसने किसान की फसल को एक प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ऐसे ही एग्रो प्रोडक्ट के नाम से उसको कहा कि इसको पैसा दो, इसकी लागत देखो कितनी आती है, उसके बाद उस पर उसको लाभकारी बनाओ, तभी तो ये मजबूत होगा। क्योंकि ये तो हम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये संसार भौतिकवाद का संसार है। यहाँ बगैर पैसे वाला की कोई पूछ नहीं, पैसे वाला है तो सब कुछ है, उसके ऊपर सारे बिल्ले फिट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा दानी है जी। दानी तो तब है ना, किसान के पास पैसा नहीं हुआ तो दान कहाँ से करेगा। एक आदमी चोरी करता है सारा दिन, आपने देखा, कोई भी इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री के गेट के बिल्कुल साथ मंदिर होता है। ये मंदिर सिर्फ भगवान को, प्रभु को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है कि मेरी कमाई इतनी हो, मैं इसमें काम करने वालों को तो उतना ही दूं जितना कि वो अपना पेट भर सकें, लेकिन मेरी अपनी कमाई इतनी हो कि मल्टीप्लाई हो मेरा। दुनिया में एक ही पेशा ऐसा है जिसकी आमदनी मल्टीप्लाई नहीं होती, बाकी सब की होती है, 2 के 4, 4 के 16, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो ये मोबाइल जो चला है, मोबाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और कोरोना में तो सैनिटाइज़र की इंडस्ट्री और पता नहीं कितने जो भी चीज़ें हैं जो आज के दिन इस्तेमाल होती हैं। मैं बहुत गौर से देखता हूँ टेलीविज़न को। पहले ऐड आती थी सीमेंट की, पहले ऐड आती थी दूसरी चीज़ों की, पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की, अब ऐड आती हैं कि ये सबसे बढ़िया सैनिटाइज़र है, ये सबसे बड़ा ये सोप साबुन है जिससे 99.9% जर्म ख़त्म हो जाएंगे। 1.1 इसलिए रखते हैं, कोई हो जाए तो फिर ये कह देंगे हमने तो कहा था भाई, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। इसी तरह तेल वाले, फॉर्चून तेल, कहते हैं इसको खा लोगे तो कोई चीज़ नज़दीक ही नहीं आएगी। मेरा कहने से मतलब ये कि हर आदमी इस दुनिया में अपने प्रोफेशन में मल्टीप्लाई करता है, राजनीतिक लोग भी करते हैं। और किसान के लिए मुश्किल है। मैं ये कहता हूं कि अगर 5 एकड़ का भी किसान है, 10 एकड़ का भी है, मैं तो कहता हूं 15 एकड़ का भी किसान है, और जो हरित क्रांति लेके आने वाला है, जो लेके आया है, आज भी उस पर कर्जा है। और उसी किसान के गांव में से एक आदमी उठ के किसी ट्रेड में चला गया तो आज वो कारोबारी है, पैसा है, दौलत है। तो मैंने इसीलिए कहा कि आज छोटू राम जी की रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस की जब मैं बात करता हूं तो जो कदम छोटू राम जी ने उठाए समाज में एक नई जागृति पैदा करने के लिए, वो उनकी अगली सोच का हिस्सा था। देखिए ITI, अब तो IIT हैं, ITI पहली ITI प्री पार्टीशन पंजाब में
छोटू राम जी ने स्थापित की थी लायलपुर के अंदर। ये अपने आप में उनकी सोच का हिस्सा है कि गांव का जो आर्टिजन है, दस्तकार है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब शहरों का औद्योगिकरण होना शुरू होएगा, यूरोप से जब टेक्नोलॉजी इधर आनी शुरू होएगी, तो ये कहाँ जाएगा। तो ये सोच थी, लेकिन आज इस सोच को हम अपने नौजवानों तक पहुँचाएं, और नौजवानों तक पहुँचाने के लिए छोटू राम जी की सोच को आगे रखेंगे तो वो समझेंगे, उनको एक प्रेरणा मिलेगी, और इस प्रेरणा के माध्यम से ही हम ये कह सकते हैं कि हमने समाज को एक लाइन दी है, एक दिशा दी है, जिससे अब वो कभी भ्रमित नहीं हो सकते। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होएगी, कभी आर्थिक स्थिति में कोई तनाव नहीं आएगा उनकी ज़िंदगी में। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा आंकड़े पता नहीं कहाँ तक ठीक हैं, कहाँ तक गलत है, जो एग्रो प्रोड्यूस हैं वो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का आज भी हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है दूसरे मुल्कों में। हो सकता है ये मेरे आंकड़े ठीक ना हो, लेकिन एक मेरा आंकड़ा ठीक है कि अकेले हरियाणा में, जिसको आप बासमती चावल बोलते हो, वो 2000 से 3000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है हर साल, कभी 2000 का, कभी 2500 का, कभी 3000 का। लेकिन उसका फ़ायदा हरियाणा के हो सकता है कम से कम, तो मैं नहीं कहता ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 ऐसे शेलर होंगे जो उस सारे फ़ायदे को उठा रहे हैं, और उसमें किसान का बच्चा नहीं होगा। मेरा ये ख्याल है कि शायद ही कोई ना हो, जबकि वो अगर 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का सिर्फ बासमती का एक्सपोर्ट होता है, अगर ऐसी व्यवस्था बने जिसमें कि किसानों के बेटे ही जो पैदा करते हैं वही एक्सपोर्ट करने के मालिक बने, जो पैदा करते हैं वो वैल्यू एडिशन करें, ये प्रयास करने ज़रूरी हैं। और तभी हम अपने बच्चों को एक दिशा दे सकेंगे कि नहीं, ये तेरी फसल है, तू आज तो ये क्लेम कर रहा है कि मेरा भाव तय करूंगा, गन्ने का भाव 300 रुपये, 350, 350 रुपये क्विंटल से तू 350 से 400 की मांग करता है, लेकिन इसी गन्ने के कितने बाय प्रोडक्ट हैं। शराब की एक बोतल 800 रुपये से कम नहीं बनती, जो कभी उसमें हिस्सा मांगा है, कभी जो बायोगैस बनती है उसमें हिस्सा मांगा है, कई मेगावाट एक शुगर मिल, जो शुगर क्यूब्स बनते हैं, शुगर क्यूब्स, उसमें अपना हिस्सा मांगा है। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ इथेनॉल, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं सिर्फ गन्ने के, लेकिन उसमें हिस्सा नहीं मांगते। तो ये जागृति पैदा करनी, ये छोटू राम जी ने कहा कि हम अपने विचारों को सीमित करके चलेंगे, हमारे विचार जितने भी व्यापक होंगे, हमारे समाज के विचार जितने व्यापक होंगे, उतना ही हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अगर विचारों की व्यापकता को हम सिकोड़ के रख देंगे, सिकोड़े, क्योंकि हमारी सोच में अभी परिवर्तन इतना नहीं हो रहा जितनी आवश्यकता है। मैं तो राजनीति में हूं पिछले 50 साल से। 2022 में मेरे राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरा हो जाएंगे। 1972 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन कई चीज़ें हैं, मैं सोचता हूं कि उनमें कोई बदलाव नहीं आया। आज किसी बच्चे को नौकरी मिले, हमारी 2 ही प्राथमिकताएं हैं, या खेती में एमएसपी बढ़ाओ, जबकि मैं एमएसपी
की व्याख्या, ये शायद यहाँ कुछ प्रोफेसर लोग भी बैठे हों, कुछ सुनने वाले भी हमारे भाई हों। मैं 1965-66 में नहीं 66-67 में मैं बीए फाइनल का स्टूडेंट था रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज में। मेरे जो प्रोफेसर थे या लेक्चरर मैं उनको कहूँ, उनकी तनख्वाह उस टाइम 270 रुपये थी। और उसी टाइम जैसे मैंने पहले कहा कि किसान का गेहूं का भाव 66 रुपये क्विंटल तय हुआ था। आज उसी प्रोफेसर को तो 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में मिलता है, और कोई नए ग्रेड हो गए हो तो मेरे को पता नहीं। और उस किसान को जिसका 66 रुपये तय हुआ था, उसको 1835 रुपये, उसका कितने परसेंट, कितने गुना का इंक्रीज है, और उसका 60 गुना का इंक्रीज है। क्या ये किसान के साथ ज्यादती नहीं है? क्या जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, क्या जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, इन बातों को जस्टिफाई कर सकते हैं? ये जस्टिफाई कभी नहीं हो सकती। मैं ये कलसानिया और हमारे पलसानिया भाइयों को बताना चाहता हूँ, मैं 1984 से 1989 तक पार्लियामेंट का, लोकसभा का सदस्य था। मेरे एक दोस्त थे विष्णु मोदी, जो राजस्थान से एमपी थे। जिस दिन बजट पेश हुआ, उसने आके मुझे बताया कि भाई हमारे ऊपर एक्साइज बढ़ा दी। तो उन्होंने रातों रात पता किया कि मार्बल का काम कौन करते हैं। 12 पार्लियामेंट के लोग मिले उनको जो मार्बल का काम करते थे। 12 आदमियों ने मंत्री से भेंट की, जो भी उस समय के वित्त मंत्री थे, और 3 दिन के बाद वो जो एक्साइज बढ़ाई हुई थी वो वापस हो गई। और यहाँ किसान के अंदर मैं कहता हूँ कम से कम आंदोलन की बात नहीं है, ये न्याय संगत बात है कि क्या उसको कुछ मिलता है। अगर सही मायनों में पूछा जाए, उस प्रोफेसर की जो इंक्रीज है, तो आज उसका भाव 6,000 रुपये क्विंटल बनता है। 90% इंक्रीज है उसकी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि उनके विचारों के अंदर एक पैनापन था, और पैनेपन की वजह से उन्होंने जिन्ना जैसे, जिनको आज जब हम महात्मा जी को राष्ट्रपिता मानते तो पाकिस्तान उनको अपना राष्ट्रपिता मानता है, रहबरे आज़म ने उनसे मुकाबला किया, जिनको कायदे आज़म का खिताब दिया। और जब वो आरूज पे थे, तब उनको कहा कि मेरे समाज के अंदर भाईचारा मत ख़त्म करो। मेरे 73 एमएलए हैं यूनियनिस्ट पार्टी के, इनमें से कोई एमएलए अगर आपके साथ जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन 73 एमएलए ने ये कहा कि धर्म बाद में है, खून का रिश्ता पहले है। एक एमएलए ने भी जिन्ना का साथ नहीं दिया। तब उन्होंने कहा, मिस्टर जिन्ना, बेटर यू लीव पंजाब विद इन 24 आवर्स। ये विचारों की दृढ़ता। और महात्मा जी को जो चिट्ठी लिखी उसमें यही लिखा था जो आज हो रहा है कि महात्मा जी, हमें 2 नेशन थ्योरी पे नहीं सहमति रखनी चाहिए। इसको अगर रखोगे तो दोनों देशों को बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान तो आज बैंकरप्सी की तरफ है, और हमारे भी 16.5% बजट का अकेले डिफेंस पे जाता है। और जो अब तैयारी हो रही है, क्योंकि चाइना उधर, पाकिस्तान, अगर ये एक देश होता तो मुकाबला होता तो सिर्फ आमने सामने ही हो जाता चाइना से। लेकिन ये जो डेवलपमेंट, ये जो विकास, ये जो आर्थिक संपन्नता और आर्थिक इक्वलिटी
इकोनॉमिक इक्वलिटी, इसकी तरफ हम तभी बढ़ सकते हैं जब किसान की इस बात को समझ लें कि आज कोरोना 1 साल का हो जाएगा और 1-2 महीने में देश की इकोनॉमी में और देश का पेट भरने में 1 लाख किसान है जिसने इस समय में भी अपनी फसल को बढ़ाया है, घटने नहीं दिया, और यही है उसका सबसे बड़ा योगदान। लेकिन उसको आर्थिक तौर पे उसको सबल बनाना, यही छोटू राम जी का उद्देश्य था। और मैं ये समझता हूँ कि इस माध्यम से जो हमारे साथियों ने चलाया है, मैं आपको ये कहूँगा कि इसको व्यापक रूप दो। एक सूचना के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। छोटू राम जी पे एक ग्रंथ तैयार किया गया है हरियाणा साहित्य अकादमी ने, उसकी 5 वॉल्यूम हैं, और हम ये समझते हैं कि उनकी स्पीचेस, उनके लेजिस्लेशन में जो उनका योगदान, उन्होंने जो डिफरेंट जिनका जिक्र किया अपने बलारा जी ने और मलिक साहब ने, और उनकी डिबेट पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इनका संग्रह किया है। हो सकता है अगले महीने मैंने उसके विमोचन के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया जी से समय मांगा था साल भर पहले, लेकिन उसके बाद एकदम ये पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए, फिर हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन आ गए, और फिर कोरोना के इलेक्शन आ गए। तो उनमें अब हो सकता है अगले महीने हम, अगर वो हमारे को ये कहेंगे कि मैंने ये कहा जी वर्चुअल नहीं, आप चाहे 200 हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को बुलाओ, 200 के 200 को, हम ज़्यादा नहीं चाहते, बाकी हम इन भाइयों से उसका कराएंगे लाइव टेलीकास्ट, तो वो कराएंगे। तो अगर सहमति उनकी हुई, 3 जगह हमने छांटी हैं। सबसे पहले तो मुरथल के अंदर जो दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी है, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और दूसरा वहाँ नहीं संभव तो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, और तीसरा आपका ये, अगर वो कहे मैं तो दिल्ली में ही कर सकता हूँ, तो फिर हम ये चाहेंगे कि सूरजमल इंस्टीट्यूट में उनका हो, और हम उनका जो विचारधारा है उसको और रेलेवेंट बनाने के लिए और न्याय संगत बनाने के लिए और हमारे समाज के अंदर एक नई जागृति पैदा करने के लिए उस विचारधारा को उन ग्रंथों के माध्यम से भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। जिन भाइयों ने ये प्रयास किया है उनके जीवन पे, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और पिछले दिनों हमने एक फ़ैसला भी लिया था, मलिक साहब भी उस फैसले में, कि जितनी भी छोटू राम जी से संबंधित संस्थाएं हैं वो साल में एक मेमोरियल लेक्चर ज़रूर उनका जॉइंटली इकट्ठा होकर करें, तो और वो बात जो है माकूल हो सकती है और अच्छी हो सकती है। इन शब्दों के साथ आप सब साथी जिन्होंने हमारी बात सुनी, अपना समय दिया, और पलसानिया और कलसानिया भाई जिन्होंने इसको इस रूप में, एक नए रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से आगे लेके आए, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी मैं ये समझता हूँ कि ये अपने ध्येय में, अपनी जो संघर्ष है इस समाज को ऊपर उठाने में, इस कमेरे वर्ग को अपनी जगह बनाने में, इसमें काम करते रहेंगे। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की ओर से दीनबंधु रहबरे आजम सर छोटू राम जी के महान व्यक्तित्व कृतित्व पर उनकी जन्म जयंती पर आयोजित इस इंटरनेशनल वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से श्री अभय सिंह जी चौटाला साहब। वो हमारे बीच में
दीनबंधु रहबरे आजम सर छोटू राम जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर अपनी विशेष बात रखेंगे सम्मानीय श्री चौटाला साहब। जो छोटू राम जो थे वो किसान के मसीहा थे और उन्होंने हमेशा किसान की बात करी और किसान की लड़ाई लड़ी। किसान को कैसे ताकत मिले, कैसे किसान अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसके लिए उन्होंने संयुक्त पंजाब में जब पहली दफ़ा अंग्रेज़ ने यहाँ पे हुकूमत बनाई, उस हुकूमत में उनको रेवेन्यू मिनिस्टर जब बनाया गया पंजाब में, तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि किसान कोई अगर ऋण लेता है किसी से, तो पहले एक ऐसा कानून था कि अगर कोई किसान ऋण ना दे सके, जहाँ उसकी ज़मीन प्लस कर लेते थे, वहीं उसके घर का जो धन पशु था, चाहे कोई भेड़ बकरी रखता था, गाय भैंस रखता था, उसको भी साथ में प्लस कर लिया जाता था, उसके घर को भी ले लिया जाता था। लेकिन उन्होंने उस असेंबली के अंदर इस बात को लेकर के एक लड़ाई लड़ी, उन्होंने इसको एक कानूनी रूप दिया जिससे किसान की ताकत बढ़ी। खास करके हमारे हरियाणा के लिए चौधरी छोटू राम जो काम उन्होंने किए, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी उस वक़्त की। बाद में जब उनकी डेथ होगी, देश आज़ाद हो गया, तो फिर चौधरी छोटू राम की जो कोई विरासत वहाँ रह गई थी, जिम्मेवारी बनती थी हमारे पंजाब की गवर्नमेंट की कि उनकी जितनी भी कोई, चाहे वो घर में रखा हुआ सामान था, बुक्स थी, चाहे उनकी कोई टेबल चेयर थी जिस पे बैठ करके वो किसान के बारे में लिखते थे, सोचते थे, उनके नाम का एक म्यूज़ियम बनाना उस वक़्त की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी, जब अलग देश आज़ाद होने के बाद पंजाब की सरकार बनी। लेकिन पंजाब की सरकार ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि चौधरी छोटू राम के नाम का कोई म्यूज़ियम ऐसा बने जिससे किसान वर्ग का व्यक्ति जो है एक उनके बारे में जहाँ जानकारी ले सके, वहीं जो काम उन्होंने किए उनके पद चिन्हों पे चल करके कोई आगे किसान की लड़ाई लड़ सके। 2000 में जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो चौटाला साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान का प्रोग्राम बना करके जिस घर में चौधरी छोटू राम रहते थे, उन घर के लोगों से संपर्क किया और उनसे संपर्क करके उनके घर लाहौर में गए। मैं भी उनके साथ था, हमारे कुछ मिनिस्टर उस वक़्त के जो थे वो भी साथ में गए हुए थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने बहुत अच्छे नाश्ते का इंतजाम किया हुआ था, बहुत अच्छे होस्ट थे वो। आज भी वो लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं, खास करके जो श्री नवाब शहजाद अली खान जो, उनके घर में जब हम पहुँचे और उनसे जब बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ माइग्रेट करके आए थे तो हमें ये घर अलॉट किया गया था, और उन्होंने उनकी सारी जो जितनी बुक्स थी, चाहे उनकी कोई टेबल थी, कोई चेयर थी, उनका बेड था, उनके सोफ़े थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही संभाल करके सबको कवर करके एक पीछे बड़ा गोडाउन बना करके, क्योंकि घर बहुत बड़ा साइज में है, उन्होंने बड़ा उसको संभाल के रखा हुआ था। और वो ये उम्मीद करते थे कि कभी इन चीज़ों को लेने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और जब चौटाला साहब वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनसे सारी चीज़ें पूछी, उन्होंने दिखाया कि हमने उनका सारा सामान अच्छे से रखा हुआ है। तो चौटाला साहब ने उनसे कहा कि आपके तो ये किसी काम का नहीं है, और हमारे यहाँ पे ये अपने आप में किसान के लिए एक बहुत बड़ी याददाश्त बन जाएगी। ये किसान के लिए एक ऐसी यादगार है
जिससे नए हमारे बच्चे जो बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भी आप ये सारा सामान मुझे दें ताकि मैं वहाँ पे चौधरी छोटूराम के नाम का एक म्यूजियम बनाऊँ। और उन्होंने फिर गढ़ी सांपला जो उनका अपना घर था वहाँ पे चौधरी छोटूराम के नाम से एक म्यूजियम बनवाया। और वो लोग स्वयं नवाब शहजाद अली खान जो है उस सारे सामान को लेकर के पहले तो बॉर्डर तक, जो पाकिस्तान का अमृतसर का जो बगा का बॉर्डर है, उस बॉर्डर तक उन्होंने सारा सामान हमें दिया। और उसके बाद जिस दिन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया उस दिन फिर वो आए और आकर के उन्होंने, जो लाखों की संख्या में लोग उस दिन इकट्ठा हुए थे, उन सबको उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि भी आज मैं जो है, मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर के कि हम जब उस घर में गए थे तो हम इस सामान को कहीं बार कबाड़ में भी दे सकते थे, लेकिन मैंने मेरे फादर से पूछा था कि ये घर किसका है जो हमें अलॉट हुआ है। तो उन्होंने उनको जो बताया कि सर छोटूराम एक रेवेन्यू मिनिस्टर थे और उन्होंने उनकी हिस्ट्री जो बताई कि वो इस तरह के व्यक्ति थे, तो कि मैंने उस सारे सामान को अच्छे से संभाल के रखा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि चौटाला साहब स्वयं जा कर के इस सारी चीज़ को लेकर के आए। हमने उसका पूरे पंजाब से, पूरे हरियाणा से एक उस म्यूजियम को अलग अलग ओपन ट्रकों में उसमें रख कर के लोगों को उन सारे सामानों को दिखा कर के लेकर के आए थे। और आज जो है एक बहुत अच्छा म्यूजियम बना हुआ है, लोग आज उसको देखने जाते हैं। लोग आज जा कर के उसके पर मत्था टेकते हैं कि हमारा मसीहा का जो है आज एक म्यूजियम बना हुआ है। मुझे जब भी उस एरिया से निकलता हूँ तो मुझे वो दिन रोज़ ताज़ा हो जाता है कि हम पहली दफ़ा गए थे और चौटाला साहब ने किस तरीके से उन लोगों को इस बात के लिए राज़ी किया कि आप हमें देंगे तो हम आपके जिंदगी हम ही नहीं बल्कि हमारे पूरे प्रदेश के लोग, किसान जाति से जुड़ा हर व्यक्ति आपका इस बात के लिए एहसानमंद रहेगा। वो भी जब कभी हमारे यहाँ पे आते हैं शहजाद साहब या उनकी फैमिली जब आती है और जब हम उनको उस इलाके से लेकर के आते हैं तो वो भी फिर कहते हैं कि एक बार मैं जा कर के देख कर के आना चाहूँगा। उनके परिवार ने भी उसको जगह को आकर के देखा और वो स्वयं कई दफ़ा उन्होंने देखा, कई दफ़ा उन्होंने उन सब चीज़ों को स्मरण किया जो उस वक़्त में उनसे हम लेकर के आए थे। हम आज भी उनके इस बात के लिए बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे देश के बल्कि हर किसान को आज उन चीज़ों को लेकर के एक श्रद्धा उनके प्रति है, तो उनके आज भी हम आभारी हैं।